अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। कौम को नए वालिद साहब मुबारक हों। ये मैं नहीं कह रही, ये शहरियार अफरीदी साहब ने बस एक दफ़ा कहा था वसीम मदामी साहब के शो पे कि सिपा सलार जो थे वो कौम के वालिद साहब के बुलाते, तो हमें नए सिपा सलार मिल गए हैं। और उनका नाम है आसिम मुनीर, आपको पता ही है। उनका नाम फैज़ हमीद नहीं है, तो ये भी एक साहिर मुनीर भी नहीं है। तो खैर हम क्यों खुश हो रहे हैं, बाद में हमारे साथ बुरी होनी है, लेकिन बहरहाल तो सीरियसली हम इसलिए नहीं खुश हो रहे कि वो आ गए, हम इसलिए खुश हो रहे कि कोई नए तरीके से टॉर्चर शुरू होगा। अच्छा एनीवेज, तो आसिम मुनीर साहब हमारे फ़िलहाल बन गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमिंग टू सीनियर स्टाफ। तो हमने ये आप आगे से बहुत से शोज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सी ट्वीट्स आ चुकी हुई हैं, कसीदे लिखे जाएंगे, किस्से आ जाएंगे जिसमें उनकी अजमत को सलाम होगा और उनके बारे में ज़बरदस्त बातें होंगी। और ऐसी बातें भी तो होंगी ना नताशा कि उनकी स्माइल कितनी इन्फेक्शियस, हाँ, और उनका पेट नहीं है, उनका पेट और नहीं कितने स्लिम स्मार्ट चलते हुए, ऐसी बातें भी हुई हैं। ऐसी बातें हुई हैं, हम नहीं कह रहे हुई हैं। अच्छा चले हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो पता नहीं क्या क्या लिख दें। बहरहाल वो आ गए हैं और हम ये बात करना चाह रहे थे कि एक बड़ी क्रिटिकल जंक्चर पे वो आए हैं और बड़ी क्रिटिकल जंक्चर पे बाजवा साहब गए हैं और आपको सारी बातें पता है, उनको हमें रिहैश करने का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन इस वक्त आसिम मुनीर साहब जब आए हैं, जब उन्होंने चार्ज लिया है मिलिट्री का, तो इस वक्त उनके सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। तो हमने ये सोचा कि हम आपको बताएंगे हमारी नज़र में उनके लिए 4 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और हमारा क्या ख्याल है उनको किस तरह हैंडल करना चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे। सो फार वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, सो वी डोंट रियली नो कि वो करेंगे एक्चुअली क्या, बट आपको पता है थोड़ा सा एक हिस्ट्री होती है हर चीज़ की, सो मे बी वी कैन प्रिडिक्ट के यूजुअली चीज़ें इस तरफ जाती हैं, तो शायद इस दफ़ा भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो इस तरफ जाने की। तो बेनज़ीर आप बताएं, आपकी नज़र में आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से हम सबको पता है, वो जो एक पिंडी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था जिन्होंने किया था, क्योंकि बहुत देर से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब बना रहे थे, लेकिन अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, तो अब इनके साथ इक्वेशन क्या बनेगी इमरान खान साहब की। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादातर जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर जिस मिलिट्री में टेक ओवर अभी जो आ रहे हैं वो एक बड़ी डिवाइडेड सी मिलिट्री है, जिसमें बहुत से लोग हैं जो सिंपथाइजर्स भी हैं इमरान खान साहब के, तो वो उसको हैंडल कैसे करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से देखिए इमरान खान साहब की 2 डिमांड्स थी। एक वो चाहते थे कि जल्द इंतखाबात हो, दूसरा वो चाहते थे कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ है। वो तो बात पूरी नहीं हुई, एक डिमांड तो आउट हो गई, उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं आया। अब एक ही डिमांड रह गई और वो है कि जल्द से जल्द आप मुल्क में इंतखाबात कराएं, जिससे उनको लगता है उनको फ़ायदा होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट कराएगी या नहीं, क्योंकि देखिए हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो तो हमें पता है, हम काफ़ी क्लियर है कि वो तो नहीं चाहती कि जल्द इंतखाबात हो, तो वो देख सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहे। इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट जो नई आई है उनके साथ है एक गुड कॉप बैड कॉप वाली, कभी प्रेशर डालना, कभी रिक्वेस्ट करना कि देखिए मेरी बात मान लें। अच्छा, प्रेशर वो कैसे डालते हैं? एक उन्होंने इंटरव्यू दिया कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जिसको भी आर्मी चीफ लगाएगा वो पहले दिन से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि उसको समझा जाएगा कि वो नवाज शरीफ का आदमी है। ठीक है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए मेरा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मसला है ही नहीं, कुछ 2-3 काली भेड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट में, उनको अलग कर दें, तो बाकी तो मैं तो बहुत एहतराम करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट का। कॉन्ट्रडिक्शन आपको नज़र आ रही है? प्रेशर तो कभी अच्छा टैक्टिक है, इट्स अ गुड टैक्टिक। अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आता है, अब मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंडिकेशन ये होगी कि ये जो 2-3 लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट में जिन पे पीटीआई और इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर इनको इनके ओहदे से तब्दील किया जाता है तो मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, नई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक ऑलिव ब्रांच होगा इमरान खान के लिए कि देखें हम भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। तो अगर ये होता है तो फिर ये एक पहली इंडिकेशन होगी, और हो सकता है क्योंकि हम जाहिर सी बात है इलेक्शन तो जल्द नहीं होने वाले, तो इससे हो सकता है कि एक कुछ बेहतर सिचुएशन बन जाए इमरान खान साहब की और नई इस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, आई फील दिस इज़ अ वेरी डिफेंसिव एनालिसिस फ्रॉम द के प्रेशर इमरान खान साहब का ही है, वही अग्रेसर है और फौज हैज़ टू गिव देम हिम एन ऑलिव ब्रांच। डोंट यू थिंक इट कुड बी द अदर वे? क्योंकि जिस तरह का बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का पूरा रहा है तारीख और इमरान खान साहब का नैरेटिव
क्या नई इस्टेब्लिशमेंट या जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कोई अग्रेसिव रिस्पॉन्स? आई थिंक मेरी राय ये है कि एक इमरान खान साहब ने एक प्रेसिडेंट एक किस्म का सेट किया हुआ है कि देखें, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैंने आपको जो पिछले इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ थे, आर्मी चीफ थे, उनको मैंने इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया था, मैं आपको भी बना सकता हूँ। जो मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत उन्होंने आगाज़ कर दिया, जो क्योंकि जिस किस्म के बयानात आते हैं उनकी तरफ से। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है, देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि जिन लोगों को तब्दील करने की वो डिमांड करें, आपको मालूम है कि मिलिट्री सर्कल्स के अंदर तो एक्चुअली ये कहा जाता है कि ये इन आर्मी चीफ के ही लोग हैं, ये उनके क्लोज हैं, और उन्हीं की वजह से जो इमरान खान साहब के जो कहा जाता था फेवरेट हैं, जिन्होंने अब रिज़ाइन भी कर दिए, तो उनके और इनके दरमियान ये था कि किसको लगवाना है, तो उसमें ही आसिम मुनीर साहब प्रिवेल्ड। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि वो इस तरीके से कोई बैक डाउन करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, जो नून लीग, ये बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि नून लीग ने, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्शियल बनाने की इमरान खान साहब ने क्यों कोशिश की, क्योंकि उनको यही डर था कि जनरल आसिम मुनीर को अगर नून लीग ने आर्मी चीफ लगा दिया तो एक पर्सनल भी तो उसकी कॉनोटेशन है ना, हो क्या हम सब ये जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को एज DG-ISI इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया था, और उसकी वजह जो अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो यही एलिगेशन है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि पार्ट थे ऑफ प्रोजेक्ट इमरान 2018 का जो पूरा प्रोजेक्ट था, उसका वो एक हिस्सा थे, एंड ही बिलीव्ड कि वो एक इमरान खान एक एंटी करप्शन क्रूसेडर होंगे, और वो उनको सारे रेट्रिक के अंदर उनका कहते हैं कि उनके बारे में कि उनको यकीन भी था इस बारे में। लेकिन जब उन्होंने खान साहब के पास वो गए विद एविडेंस कि आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके घर के इर्द गिर्द के लोगों की करप्शन हो रही है, जब वो स्टोरीज़ लेकर गए और एविडेंस के साथ, मतलब खाली स्टोरीज़ नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस भी कुछ कहते हैं, कुछ ऑडियोस कहते हैं, तो खान साहब ने उसका क्या किया, बजाय इसके कि कोई उसके ऊपर एक्शन लेते, उन्होंने कहा इनको बदल दें, तब्दील कर दें, और फिर जनरल फैज़ जो है वो ISI चीफ लगे। ये जो चीज़ है, इसको एक ना सिर्फ एक पर्सनल अफरंट भी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ही इज़ नॉट एंटी करप्शन इमरान खान। एक ये भी चीज़ उनके पहले नहीं समझ रहे थे, मतलब खैर अब पूरी मिलिट्री को इतने साल लगे हैं मेरे ख्याल में, अब तो ये पॉलिटिकल होने जा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं। तो इसलिए ये जो चॉइस थी, वैसे जो नून लीग ने जिसलिए इतना इंसिस्ट, इतना स्टैंड लिया और एंड पे प्रिवेल किया, क्योंकि समरी के अंदर फिर 6 नाम आए इंक्लूडिंग जनरल आसिम मुनीर, वरना उससे पहले आपको पता है कि बहुत सारी चहमगोइयाँ थी कि ये होगा या नहीं होगा, इनका नाम आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 2 दिन पहले इन्होंने रिटायर होना था जनरल बाजवा साहब से। तो ये जो चीज़ें, इसलिए अगर उन्होंने इतना लिया, नून लीग के अंदर के ज़राए भी ये बात कहते हैं कि देखिए, एक तो खैर उनको मियाँ साहब की हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड पता है, जितने भी चीफ उन्होंने लगाए हैं काफ़ी घटिया है, तो वो मियाँ साहब की चॉइस जो है वो, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हीं चीफ्स ने क्या किया, तो वो कहते हैं ये जहन में रखते हुए भी इनके ऊपर इसलिए भी एक स्टैंड लिया गया, क्योंकि अगर ये प्रो नून नहीं है तो ये प्रो इमरान खान भी नहीं है। एक फियर ये था PDM गवर्नमेंट के अंदर कि जो बाकी लोग हैं, जिनमें से 2 ने तो रिटायरमेंट भी ले ली है, और कि वो फिर भी प्रो इमरान खान है, और हमें तो वो बिल्कुल पसंद करते नहीं। तो उन्होंने कहा हमें ना पसंद करें, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें पसंद करे, लेकिन एटलीस्ट ये भी ना हो कि इमरान खान को कोई फेवर दिया जाए जैसे पहले दिया गया, जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च जिस तरीके से हुआ था। इस वजह से इनके नाम के ऊपर इंसिस्ट किया गया। अब ये करते क्या हैं जनरल साहब, जाहिर बात है हम इनको बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जानते, लेकिन हम ये चीज़ें ज़रूर जानते हैं कि एक तो वो 2 टॉप जो हमारी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मिलिट्री की, दोनों को उन्होंने हेड किया है, और ये पोस्ट ऐसी होती हैं, ये बड़ी सेंसिटिव पोस्ट होती हैं जिसके अंदर बहुत कुछ। तो एक दूसरा इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी फ़ौज के अंदर एक कल्ट फॉलोइंग भी, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी ये फ़ौज के अंदर इनके है। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि जिनको इमरान खान साहब बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, वो डर्टी हैरी और इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, वो उनके पीछे ये भी हैं। तो ये जो, अच्छा तीसरी चीज़ एक और इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा कि एक नैब का नोटिस आया है एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब को है। हाँ जी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये प्रो मलिक रियाज भी नहीं है, हालांकि मलिक रियाज साहब के तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो है उनके ताने बाने हर जगह, हर पॉलिटिकल पार्टी, पहले क्योंकि वो आर्मी चीफ आए, पहले आर्मी चीफ आए जो प्रो मलिक रियाज में है, क्योंकि जो करप्शन स्कैंडल था उसमें भी तो कुछ मलिक साहब के भी तो ताने बाने मिलते थे ना, तो इस वजह से उनको ये लगता है कि मलिक साहब
और इमरान खान साहब, इन दोनों ने मेरे साथ ये किया कि मैं जब ISI चीफ था तो मुझे हटवाया गया इस वजह से क्योंकि मैं ये चीज़ सामने लाई। अच्छा, मेरा ये तब जारी बात है, ये बातें हमने सुनी है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मलिक रियाज सबसे इस वक्त जो ताकतवर बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी टाइकून, वो, और इमरान खान साहब जो इस वक्त के सबसे पॉपुलर लीडर है, उन दोनों के साथ कोई खास इनके बारे में कहा जाता नहीं, मतलब बाकी पार्टियों को जारी बात है। लेकिन मेरा तो ख्याल था चारों के अलावा कोई पूरे पाकिस्तान में नहीं जो मलिक रियाज साहब के को इस तरह नापसंद करता उनकी प्रॉपर्टी वाली डीलिंग्स को, लेकिन चले आसिम मुनीर एंड वी हैव समथिंग इन कॉमन। तो खैर इस वाली बात में वैसे मेमन मुझे एक थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम, हाउ डू यू चेंज योर माइंड लाइक दैट? अगर आप प्रोजेक्ट इमरान के अंदर शामिल रहे तो आप प्रोजेक्ट बनाने के तो शौकीन हो गए ना। नताशा, आपने जनरल बाजवा साहब की आखिरी स्पीच नहीं देखी? हाँ, उसके अंदर उन्होंने, अभी तो खैर सुनने में आया है कुछ चीजें एडिट भी हुई रियली, लेकिन बड़ी सख्त स्पीच थी। हाँ, नहीं वो बड़े हैं। कुछ लोगों ने ये भी उन्हें कहा कि आपको ये स्पीच नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल। जनरल बाजवा साहब की स्पीच एडिट हुई थी? अच्छा, सेंसर नहीं है प्लीज ये लफ्ज जो है ना वाई वाला ये। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर चेंज तो हुआ है थोड़ा सा माइंडसेट कुछ हद तक अबाउट इमरान खान साहब। I think it's also a bit, sorry, तुम्हारी बात से पहले, it was a bit visible on the in the meetings with the two people and आरिफ अलवी साहब की जो मीटिंग थी उसमें आरिफ अलवी साहब ऐसे थे और वो यूं थे और शहबाज साहब के साथ वो भी ये थे, और शहबाज साहब मास्क के पीछे भी शहबाज पीछे भी थोड़े से नर्वस नेली। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आई वुड से कि जो नए आर्मी चीफ है ही वुड बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो इंटरनल प्रेशर होगा फौज के अंदर से, जो कुछ फैक्शंस हैं जो सिंपथाइजर्स हैं इमरान खान साहब के, और एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो इमरान खान साहब एग्जर्ट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, जैसे मैंने कहा गुड कॉप बैड कॉप के। तो ये वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं मैं ये देखना चाहूँगी, और मेरे ख्याल से अगले 2 महीनों में या 2-3 महीनों में जब वो अपनी टीम बदलते हैं इस्टेब्लिशमेंट में या अपनी जो भी तब्दीलियाँ होती हैं, उससे मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की पॉलिसी इमरान खान साहब के साथ बनाई जाती है। हाँ ठीक है, फेयर इनफ। तो रीमा आप बताएं। अच्छा, मैं बात करना चाहती थी कि इस्टेब्लिशमेंट की जो पूरी एक रेप्यूटेशन है, बहुत से लोग कहते हैं उसको बहुत एक दागदार बना दिया पिछले 6 महीनों में, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने। एक तो हम बात कर रहे थे नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, मैंने भी ये कहा, बट दैट्स एन ऑक्सीमोरन ना। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है देयर सम पीपल, सम इंस्टीट्यूशंस जो लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो एक कंसिस्टेंट रहती है। इट्स एक सोच है, एक इंस्टीट्यूशनल सोच है। तो वो मेरा अब उस पर भी सवाल है। और मैं जब इस्टेब्लिशमेंट को देखती हूँ या फ़ौज को देखती हूँ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, अक्सर हम ये तीनों इश्यूज़ कन्फ्लेट कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये इंटरलिंक्ड है लेकिन ये मुख्तलिफ हैं। पहला तो सियासत में फ़ौज का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, दूसरा उनकी इंसानी हकूक़ की वायलेशंस, और तीसरा उनके कमर्शियल इंटरेस्ट्स, ग्रीड। हम देखते हैं काफ़ी अरसे से फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस में, लैंड में और कमर्शियल इंटरेस्ट में उनका एक आपको नज़र आता है वो रोल है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जब हम असेस करेंगे कि एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर किस तरह इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्ड करेगी, मेरा ख्याल इन तीनों चीज़ों को देखना होगा। अब ऑब्वियसली क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा किरदार होता है, से होती है, इन्फ्लुएंस होता है, इंसानी हकूक़ की वायलेशंस में भी इम्प्यूनिटी होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन बहुत से ममालिक हैं जहाँ फ़ौज सियासत में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को एक्सक्यूज़ बना के इंसानी हकूक़ की वायलेशंस तो होती हैं। मेरा ख्याल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अनफॉर्चुनेटली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। बिल्कुल, जबरी गुमशुदगी, तशद्दुद, एक्स्ट्रा जुडिशल एग्जीक्यूशंस, मेरा ख्याल है वो जैसे हैं जो आपको लगता है नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ ये वायलेशंस चलती रहेंगी। दूसरा कमर्शियल इंटरेस्ट, आप लोगों ने मलिक रियाज साहब की बात की, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, लेकिन ये सिर्फ एक फ़र्द की तो बात नहीं है। जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स हैं ये बहुत इंट्रेंच्ड हैं, और मेरा ख्याल है सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हद तक नहीं, ये काफ़ी नीचे तक जाते हैं, और मेरा ख्याल है उसमें भी एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं देख रही। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसमें मेरा ख्याल है पिछले 1 दहाई में हमने बहुत ज़्यादा उसकी एक्सटेंट देखी, उसमें शायद कुछ कमी आएगी, लेकिन पाकिस्तान को कहा जाता है हाइब्रिड रिजीम ही रही है।
वो ही रहेगी, चाहे उसमें जो स्केल है उसमें शायद कमी आ जाए। आई थिंक दैट टू इज़ अ सक्सेस। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट एक रेवोल्यूशन आ जाएगी, फ़ौज जो है वो बैरिक्स में चली जाएगी, मैं पाकिस्तान की सिचुएशन में नहीं देखती। फ़ौज बहुत इंट्रेंच्ड है, उनका रोल बहुत इंट्रेंच्ड है और फ्रैंकली सियासतदान देखते हैं फ़ौज की तरफ। लेकिन जो पिछले कुछ 10 साल में हो रहा था वो एक्सेप्शनल इंटरफेरेंस थी, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग थी, उसमें मैं तो कमी देख रही हूँ उसमें रीमा। क्योंकि वजह जो इसके ऊपर बात ये कही जाती है कि उसकी असल वजह ये थी प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने की, या किंग्स पार्टी नई इस तरह की बनाने, क्योंकि एक तो इनका पॉलिटिकल बैगेज जो है वो नहीं था, क्योंकि एक खिलाड़ी थे और सियासतदान नहीं थे, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जिस तरह होते हैं। और असल उसकी वजह यही थी कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था, उसमें कुछ रेड लाइंस तय कर ली गई थी। तो उन रेड लाइंस की वजह से ये कहा गया कि ये तो दो जो है ये एक हद तक एक दूसरे के खिलाफ जमाते जा सकती हैं, जाहिर बात उन्होंने इलेक्शन भी लड़ने होते सब कुछ, लेकिन ये इनके ऊपर अब हम उस तरीके से रिलाय नहीं कर सकते जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए। तो इस वजह से प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया। बीबी की शहादत हो गई और मियाँ साहब को भी जिस तरीके से कामे पे लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद उनकी सियासत को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश। सियासत तो किसी की ख़त्म नहीं होती है, हमने देखा पीपल्स पार्टी भी दोबारा आइडियल पॉपुलिस्ट है इमरान खान साहब, सुपरस्टार हैं, बोलना आता है, कन्विक्शन पैशन से बोलते हैं, सेल्फ राइचस हैं बहुत ज़्यादा, और जैसे वो एंटी पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन, और पूरी दुनिया भर में हमने देखा है दिस इज समथिंग जो पॉपुलिस्ट में काफ़ी कॉमन होती है। अच्छा, मैं एक चीज़, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की बात की जो है फ़ौज की, और वो बढ़ती चली जा रही है, हम देख रहे हैं। जब आप इतने इंटरवाइंड हो मुल्क की मईशत में, तो फिर तो आप चाहेंगे कि आपका गवर्नेंस में से हो। दैट मीन्स कि आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म तो नहीं होने वाली। फिर आप चाहेंगे आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी आपकी चले, आप चाहेंगे मईशत में भी आपकी चले, आप चाहेंगे मुल्क के जितने भी इंटरेस्ट हैं, जितने भी इदारे हैं, वहाँ पे आपकी थोड़ी थोड़ी इनपुट। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से ना, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान में टू एक्सपेक्ट कि फॉर एग्जांपल टर्की में आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फ़ौज का रोल ख़त्म कर सकते हैं। म्यांमार में मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एक्चुअली ओवरनाइट तब्दीली ला सकते हैं, हमारे यहाँ इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हाइब्रिड रिजीम, it is a hybrid regime in practice, it's extra constitutional but it exists in institutions, in thinking, और उसकी तब्दीली ओवरनाइट। तो मेरा ख्याल है कुछ हद तक, इसलिए मैं कह रही थी कि मैं नहीं देखती कि एक पॉलिटिकल हो जाए। कुछ हद तक जब हम कहते हैं कि उनकी मुदाखलत खत्म, मे बी इतनी ब्लेटेंट सेम पेज के रोले ना डाले जाएं, मे बी ट्वीट इज रिजेक्टेड, रिपोर्ट इज रिजेक्टेड, ये और ना कहा जाए, मे बी डॉन लीक्स ना इंजीनियर किए जाए, मे बी। और मीडिया, नताशा, मीडिया में आप किस तरह देखती है, वो भी एक तरीका है। यस, आई थॉट वन ऑफ द चैलेंजेस, नॉट द बिगेस्ट बट वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर आसिम मुनीर साहब विल बी कि वो मीडिया को कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, असूली तौर पे तो उन्हें ये हैंडल करना चाहिए कि उन्हें हैंडल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो दूर रहे, हम उनसे दूर रहे, बात खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होना। तो अच्छा, उसमें ये नहीं कि वो कन्वेंशनल चैनल्स को किस तरह हैंडल करते हैं, वो हमें पता है वो किस तरह हैंडल करेंगे, मोर और लेस। आई होप वी आर प्रूव्ड रॉन्ग, बट मेरा जो वो है, जो देखना मैं चाहती हूँ, व्हाट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर मी इज़ कि वो ये किस तरह हैंडल करेंगे कि ये जो जनरल आसिफ गफूर साहब ने और जनरल आसिम बाजवा साहब ने जो एक ISPR के अंदर से एक वो पूरा निकाला था ना, खेप निकाली थी, और वो यूट्यूबर्स की और वो जो सारे उनके प्रो वो थे जर्नलिस्ट थे, और जो 50th जिनको हम कहते हैं, जो 50th थे, ठीक है, और जब उनको ही पढ़ जनरेशन वॉरफेयर, हाँ सॉरी, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, वो जब उनको ही पढ़ गए 50th, ठीक है, आई रियली वांट टू नो व्हाट डज ही डू विद देम। उनके बड़े ज़बरदस्त एसेट्स थे, बड़े कामयाब एसेट्स थे, वेरी फ्रेंकली, उन्होंने बहुत लोगों को ब्रेन वॉश किया, उन्होंने बड़ी कामयाबी से किया, उन्होंने अपने आप को डेमी गॉड्स बना लिया। तो अब वो क्या करेंगे आसिम मुनीर साहब? वो उनके सामने चॉइस ये होगी कि क्या ये मैं इनसे रिकनसाइल करता हूँ, इन लोगों से जो अभी मेरे खिलाफ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हुए हैं, या बाजवा साहब के खिलाफ हुए हैं, या DGI और उनके नीचे एक दो काम करने वालों के खिलाफ हुए हैं, या फिर मैं इनको ज़रा सबक सिखाऊं कि तुम हो कौन। तो ये अब ये आई रियली वांट टू सी वेयर ही गोज विद दैट। अच्छा, कुछ इनमें से लोग खामोश हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा, हाँ, वो कि ये तो जनरल आसिम मुनीर आ गया जी, और जो उन्होंने वो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, कुछ तो बिल्कुल खामोश हो गए ना। मुझे लगता है कि इसका जवाब शायद जनरल बाजवा ने अपनी तकरीर में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखें, तनकीद तो आप कर सकते हैं, सियासी जमातें भी कर सकती हैं, अवाम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सब्र की हद है। अच्छा, मुझे ये जो उनका एक सेंटेंस था, मुझे बड़ी हैरानी हुई इसको सुन के कि वो कहना क्या चाह रहे हैं
कि क्या अवाम के साथ जंग लड़ेंगे अगर कोई सब्र की हद क्रॉस हो गई या कू हो जाए। मैं मेरा सवाल है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो रेड लाइन अगर क्रॉस हो गई तो क्या हो। देखिए वो उसमें एक सिंपल सी चीज है, मेरी नजर रेड लाइन से समझ नहीं आती, आई कुड बी वेरी रॉन्ग, मेरी नजर में आसिफ मुनीर साहब या उनके अंडर जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगी वो शायद अपने इन भूले भटके बच्चों को वापस अपने पैरों के नीचे समेटना कि चूजे तू भी आ जा और तू भी आ जा, शायद करना शुरू कर दे। ये बहुत फायदा था उन्हें इन लोगों का। तो मेरा ख्याल है उधर महीने पुराने ट्वीट के बाद फिर वेलकम हो जाता है, वेलकम हो जाता है, ट्वीट भी सीधे हो जाते हैं, फिर वो एक नारे भी लग जाते हैं और वो सारा। तो बहरहाल हमारी नज़र में ये 4 बड़े चैलेंजेस हैं आसिफ मुनीर साहब के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वो उनका थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर हो और वो ये माइंड ना करते हो सारी चीज़ें, सुना नहीं सुना वो स्ट्रिक्ट से हैं तो सख्त से हैं, लेकिन सख्त लोगों के भी सीने में दिल होता है तो वो ये माइंड नहीं करेंगे और वो इस तरह की चीज़ें माइंड नहीं करेंगे। वो देखेंगे औरत कार्ड, आई डोंट नो, लेकिन आई विश देखिए हमने उनकी स्माइल पे बात की तो शायद वो ना माइंड ना नहीं मैंने देखा, मैंने उनकी नकल भी इतनी अच्छी उतारी है कि वो यूं थे। सबसे पहला टेस्ट ये है क्या वो औरत कार्ड देखेंगे या नहीं। नहीं देखिए नताशा ने पिच भी कर दिया है कि हम भी हैं और मीडिया सोशल आप देखिए आपके साथ हमारी ज़हनियत मिलती है स्टीव साहब। तो अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, आप भी लाइक कीजिएगा। ISPR में जो देख रहा है भाई तू ही लाइक कर ले जो तूने रिपोर्ट देनी आ गया तू ही मेरा भाई उसको लाइक कर ले, बेल आइकॉन भी हिट कर दे और अगर कमेंट्स में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।